में लोनी, गाजियाबाद 112.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के वार्षिक औसत के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया, जो डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों से 22 गुना अधिक है। ईपीआई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत केवल बुरुंडी, म्यांमार, लाओस और पाकिस्तान जैसे देशों से ही ऊपर है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। तो जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो वे इसे डर्टीएस्ट कंट्री क्यों कहते हैं? क्या किसी भी देश को सबसे गंदा का ठप्पा देना केवल पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा है? किसी भी देश को सबसे गंदा के रूप में रैंक करना सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इस कड़वे सच का सामना करने के लिए पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े ताजा और फैक्चुअल डेटा का निष्पक्ष और तटस्थ विश्लेषण अनिवार्य है। किसी भी देश की स्वच्छता का पहला और सबसे स्पष्ट पैमाना सिर्फ उसकी हवा की गुणवत्ता होती है। दुनिया भर में प्रदूषण मापने वाली प्रमुख स्विस संस्था IQAir की 2025 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि हवा में PM 2.5 का औसत स्तर साल भर में 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय औसत PM 2.5 48.9 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुरक्षित सीमा की तुलना से लगभग 10 गुना अधिक। इस PM 2.5 के लेवल के साथ भारत दुनिया की 6th पोल्यूटेड कंट्री है। IQAir 2025 के आंकड़ों के अनुसार केवल पाकिस्तान औसत PM 2.5 67.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, बांग्लादेश 66.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, ताजिकिस्तान 57.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, चाड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ही प्रदूषण के मामले में भारत से ऊपर है। भले ही भारत राष्ट्रीय औसत में 6ठे स्थान पर है, लेकिन दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 66 शहर अकेले भारत के हैं। इनमें बेगूसराय, बिहार जैसे शहर शामिल है, जिसे हाल की रिपोर्टों में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना गया है। इसके अलावा नई दिल्ली, जो लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक बनी हुई है, लोनी और ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, पटना और मुजफ्फरपुर, बिहार, गुवाहाटी, असम, फरीदाबाद और गुरुग्राम, हरियाणा जैसे शहर प्रदूषण के खतरनाक स्तर का सामना कर रहे हैं। 2025 में लोनी, गाजियाबाद 112.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के वार्षिक औसत के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया, जो WHO के दिशा निर्देशों से 22 गुना अधिक है। लेकिन किसी भी देश की साफ सफाई सिर्फ हवा से तय नहीं होती, बल्कि इसमें पीने के पानी की गुणवत्ता, वेस्ट मैनेजमेंट और इकोसिस्टम वाइटैलिटी भी शामिल है। इसे येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा हर 2 साल में जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के जरिए मापा जाता है। EPI कुल 11 श्रेणियों और 58 अलग अलग पैमानों इंडिकेटर्स का उपयोग करता है। इनमें से मुख्य इंडिकेटर्स में हवा की गुणवत्ता और उत्सर्जन, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल, जैव विविधता और प्राकृतिक आवास तथा कचरा प्रबंधन शामिल है। EPI 2024 के ताजा डेटा के अनुसार दुनिया के सबसे साफ देशों में एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे यूरोपीय देश टॉप पर है। EPI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पोजीशन दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 176वां है। भारत केवल बुरुंडी, म्यांमार, लाओस और पाकिस्तान जैसे देशों से ही ऊपर है। भारत को 100 में से केवल 27.6 का स्कोर मिला है। 100 के स्कोर का अर्थ एक आदर्श स्थिति से है, जहां हवा 100% शुद्ध हो, हर नागरिक को सुरक्षित पानी मिले, कचरे का पूरी तरह वैज्ञानिक निपटान हो और प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, नदियों को नुकसान न हो। दुनिया के सबसे क्लीन यूरोपियन कंट्रीज जैसे लक्समबर्ग, जर्मनी 100 में से 70-80 के बीच स्कोर करते हैं। भारत के 27.6 स्कोर के वास्तविक मायने अत्यंत गंभीर है। इसका अर्थ है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो जहरीली है और भूजल तथा नदियों में भारी प्रदूषण है। औद्योगिकीकरण और भारी आबादी के कारण देश में जितना प्रदूषण और कचरा रोज पैदा हो रहा है, उसे साफ करने, सीवेज को ट्रीट करने या रिसाइकल करने का बुनियादी ढांचा सिर्फ 27 से 28% ही कारगर है। बाकी कचरा और गंदा पानी सीधे पर्यावरण में जा रहा है। पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2022 में भारत 180 देशों में 180वें सबसे निचले स्थान पर था, जिस पर भारत सरकार ने सूचकांकों की मेथोडोलॉजी का कड़ा विरोध किया था और रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। यह भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर्सनल हाइजीन और घर को साफ रखने पर बहुत जोर दिया जाता है। रोज नहाना, घर में जूते न लाना और घर साफ रखना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन सिविक सेंस यानी सार्वजनिक संपत्तियों को अपना मानने की भावना की भारी कमी है। लोग अपने घर को चमकाकर सारा कचरा सड़क पर, खाली प्लॉट में या नाले में फेंक देते हैं। विदेशों में, विशेषकर यूरोप और अन्य विकसित देशों में, ये मानसिकता बहुत हैरान करने वाली मानी जाती है। वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट बहुत उन्नत स्तर पर है। सड़कों पर छोटे और साफ सुथरे डस्टबिन और अंडरग्राउंड बिन्स होते हैं। जब आप ऊपर से कचरा डालते हैं तो वह सीधा जमीन के नीचे बड़े कंटेनर में चला जाता है। इससे कचरा दिखता नहीं है, बदबू नहीं आती और जानवर उसे फैला नहीं सकते। वहाँ सिविक सेंस को सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया जाता है और कचरा फेंकने पर भारी जुर्माना लगता है। इसके विपरीत भारत में सड़कों के किनारे खुले कचरे के ढेर, रेलवे ट्रैक पर प्लास्टिक, नदियों और झीलों में तैरता कचरा
और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखे की पीक आम दृश्य है। पश्चिमी कंट्रीज में सार्वजनिक रूप से थूकना बहुत बड़ा अपराध और घिनौना काम माना जाता है। कचरा सड़कों पर न फेंका जाए, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था देश के हर छोटे बड़े शहर में अनिवार्य की जा रही है। SBM 2.0 के तहत लीगेसी वेस्ट और पुराने डंप साइट्स को हटाने पर भारी जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए हजारों करोड़ का बजट आवंटित है। इस व्यवस्था से बड़े स्तर पर फायदा हो रहा है, लेकिन सिस्टम की कुछ कमियों और सामाजिक आदतों के कारण ये नुकसान जैसा भी महसूस होने लगा है। कचरा उठाने वाली गाड़ियां अक्सर सुबह बहुत जल्दी 6-7 बजे या लोगों के ऑफिस जाने के व्यस्त समय पर आती है। जो लोग गाड़ी आने के समय सो रहे होते हैं या काम पर जा चुके होते हैं, उनका कचरा घर में ही रह जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को सुंदर दिखाने के लिए सड़कों से बड़े बड़े खुले कूड़ेदान ढलाव हटा दिए गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि अगर किसी की कचरे की गाड़ी छूट गई तो उसके पास कचरा डालने की कोई आधिकारिक और सुरक्षित जगह नहीं बचती। चूंकि कोई भी व्यक्ति घर में बदबूदार कचरा जमा करके नहीं रखना चाहता, लोग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो नजर से दूर है उसकी फिक्र नहीं कि मानसिकता का सबसे आसान शॉर्टकट अपनाते हैं। वे रात के अंधेरे में या छुपकर कचरे की थैली को खाली प्लॉट, सड़क के किनारे या बहते हुए नाले में फेंक देते हैं। जब लोग प्लास्टिक की थैलियों में भरकर कचरा नालों में फेंकते हैं तो बारिश के मौसम में नालियां पूरी तरह चोक हो जाती है, जिससे शहरों में भीषण वाटरलॉगिंग और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। भारत की सड़कों पर गाय, कुत्ते, बंदर और कभी कभी सुअर खुलेआम घूमते हैं और कूड़े के ढेरों में खाना तलाशते हैं। इसके कारण कचरा सड़कों पर फैल जाता है और सड़कों पर जपड़ा रहता है। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में उतरते ही एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के आसपास बड़े बड़े स्लम, झुग्गी झोपड़ियां दिखाई देते हैं। इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खुले नाले, ओपन ड्रेन्स और सीवर लाइन की कमी के कारण जो हालात बनते हैं वे सीधे तौर पर गंदगी की वैश्विक छवि बनाते हैं। पश्चिमी मीडिया और स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों ने भारत की छवि एक अत्यंत गरीब और भीड़ भाड़ वाले देश की बना दी है। जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो उनका दिमाग उसी छवि को खोजता है और सड़कों का ये कचरा उस छवि को सही साबित कर देता है। यही तस्वीरें फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल होती है। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के प्रदूषण की जमीनी सच्चाई बेहद खतरनाक है। विदेशी लोग हमारे स्ट्रीट फूड और ठेलों को मुख्य रूप से स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा, हेल्थ हैजर्ड और एक भयंकर कल्चर शॉक के रूप में देखते हैं। विदेशों में बिना ग्लव्स के खाना छूना अपराध माना जाता है। भारत में स्ट्रीट वेंडर अक्सर उसी हाथ से पसीना पोंछते हैं, पैसे लेते हैं और खाना परोसते हैं। बर्तन बहते पानी के बजाय दिन भर एक ही गंदी बाल्टी के पानी में धोए जाते हैं। इसे देखकर उन्हें बहुत घिन आती है। विदेशियों के भयंकर रूप से बीमार पड़ने की मुख्य वजह चटनी, गोलगप्पे या बर्फ में इस्तेमाल होने वाला बिना फिल्टर का पानी है। शोध बताती है कि इस पानी में अक्सर इकोलाई मल के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठेले अक्सर खुली नालियों, कूड़े के ढेरों और भारी धूल धुएं के बीच लगे होते हैं। खाने पर भिन भिनाती मक्खियां और ठेलों के आसपास घूमते आवारा जानवर उनके लिए अकल्पनीय है। नदी प्रदूषण भारत की एक अनूठी और अत्यंत गंभीर समस्या है। आस्था के कारण लोग देवी देवताओं की मूर्तियां, जो अक्सर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं, पूजा के फूल, राख और प्लास्टिक में बंधा प्रसाद सीधे नदियों और झीलों में प्रवाहित कर देते हैं। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के प्रदूषण की जमीनी सच्चाई बेहद खतरनाक है। फेकल का मतलब होता है इंसान या जानवर का मल, ह्यूमन वेस्ट, और कॉलिफॉर्म एक तरह का बैक्टीरिया है जो आंतों और मल में पाया जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिकों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का नियम कहता है कि अगर आप नदी से 100 मिलीलीटर पानी निकालते हैं तो उसमें इन बैक्टीरिया की संख्या 2500 MPN से कम होनी चाहिए। वास्तविक स्तर की बात करें तो कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पश्चिम बंगाल के कई घाटों पे यह आंकड़ा 10,000 से 50,000 MPN पर 100 मिलीलीटर तक दर्ज किया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन इलाकों में गंगा और यमुना का पानी नदी कम और ओपन सीवर ज्यादा है। इस स्तर का प्रदूषित पानी किसी भी पैमाने पर नहाने, कुल्ला करने या पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। ये पानी त्वचा रोगों, स्किन डिजीजेस और पेट के गंभीर संक्रमण का सीधा कारण है। कानपुर उन्नाव बेल्ट औद्योगिक प्रदूषण का केंद्र है। CPCB के अनुसार कन्नौज से कानपुर, उत्तर प्रदेश तक का हिस्सा गंगा का सबसे प्रदूषित प्रायोरिटी 1 हिस्सा है। यहाँ मौजूद सैकड़ों चमड़ा कारखानों से निकलने वाला हेक्सावलेंट क्रोमियम सीधे गंगा में जाता है, जो एक अत्यधिक जहरीला रसायन है और कैंसर का कारण बनता है। इसके अलावा पेपर मिल, चीनी मिलें और डिस्टिलरीज का बिना साफ किया हुआ करोड़ों लीटर रासायनिक और गर्म कचरा रोजाना नदी के पानी को जहरीला बना रहा है। गंगा में मिलने वाली यमुना, हिंडन और काली नदियां अपने साथ दिल्ली और पश्चिमी यूपी का भारी औद्योगिक कचरा लेकर सीधे गंगा में उड़ेल देती है। वाराणसी से गाजीपुर तक धार्मिक पर्यटन और भारी आबादी के कारण सीवर का लोड नदी की प्राकृतिक सफाई क्षमता से कई गुना ज्यादा हो चुका है। नदी प्रदूषण में एक नया और घातक आयाम जुड़ गया है, वो है माइक्रोप्लास्टिक्स। 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण। टॉक्सिक्स लिंक और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान BNIO द्वारा किए गए हालिया वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि गंगा नदी माइक्रोप्लास्टिक से गंभीर रूप से प्रदूषित है। ये माइक्रोप्लास्टिक मछलियों के पेट से होते हुए सीधे इंसानी फूड चेन में घुस रहा है और विषैले रसायनों को अवशोषित कर मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। क्या हम इसे बादल सकते हैं? चलिए बात करते हैं। गंदगी कोई नियति नहीं है। वैज्ञानिक तरीकों और प्रशासनिक इच्छा शक्ति से इसे पूरी तरह बदला जा सकता है। ये योजना तभी 100% सफल होगी जब नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज और नागरिक दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझे। कचरे की गाड़ियों का समय बिल्कुल तय होना चाहिए और उनमें GPS लगा होना चाहिए।
नौकरी पेशा लोगों के लिए शाम या रात में भी कचरा उठाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अंडरग्राउंड स्मार्ट बिन्स, अंडरग्राउंड बिन्स लगने चाहिए। विशाखापत्तनम में IoT सेंसर वाले डस्टबिन लगे हैं जो कचरा भर जाने पर नगर निगम को रियल टाइम अलर्ट भेजते हैं। इससे कचरा उड़ेगा नहीं, जानवर नहीं फैलाएंगे और बदबू नहीं आएगी। रिवर्स वेंडिंग मशीनें, रेलवे स्टेशनों, मॉल्स और हवाई अड्डों पर ऐसी मशीनें लगनी चाहिए जिनमें प्लास्टिक की खाली बोतल या चिप्स का पैकेट डालने पर मशीन उसे 80% तक क्रश कर दे और यात्री को UPI के जरिए 1 या 2 रुपए का कैशबैक मिले। आर्थिक प्रोत्साहन मिलने पर लोग कचरा ट्रैक पर फेंकने के बजाय मशीन में डालेंगे। जुर्माना, जो लोग आदतन नालों और नदियों में कचरा फेंक रहे हैं उन पर भारी आर्थिक जुर्माना, हैवी पेनल्टी लगाया जाना चाहिए। एनिमल कंट्रोल, पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी एक सक्रिय एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए। अगर सड़क पर कोई भी कुत्ता या बिल्ली घूमता हुआ दिख जाए तो नागरिक तुरंत हॉटलाइन पर कॉल करे और विभाग की गाड़ी उसे पकड़ कर ले जाए। नगर निगमों को हर गली के कुत्तों की 100% नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन और रेबीज वैक्सीनेशन करनी चाहिए ताकि उनकी आबादी प्राकृतिक रूप से कम हो सके। स्ट्रीट फूड हाइजीन रिफॉर्म, खाना बनाने और परोसने के लिए सिर्फ और सिर्फ चिमटे, टोंग्स, चम्मच या ग्लव्स का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए। पसीना पोंछने वाले हाथों से खाना छूना बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक ही गंदे पानी की बाल्टी में बार बार बर्तन डुबोकर धोने का सिस्टम खत्म करना होगा। इसकी जगह सिर्फ प्राकृतिक डिस्पोजेबल आइटम जैसे केले के पत्ते, पलाश सुपारी के पत्तों की प्लेट और लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल हो। हर ठेले के साथ ढक्कन वाला डस्टबिन होना चाहिए। सरकारी निर्देशों का पालन न करने वाले वेंडर्स पर भारी जुर्माना लगाया जाए या उन्हें उस इलाके से हटा दिया जाए। एयर पोल्यूशन सॉल्यूशंस, दिल्ली, बेगूसराय, लोनी, पटना और मुजफ्फरपुर जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहरों में डीजल ऑटो और पुरानी बसें पूरी तरह बंद करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे का विस्तार करते हुए मेट्रो नेटवर्क और इलेक्ट्रिक बसों, EV बसेस का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना होगा। गंगा की वैज्ञानिक सफाई और जवाबदेही, गंगा जैसी विशाल और गंभीर रूप से प्रदूषित नदी को साफ करने के लिए केवल घाटों का सुंदरीकरण या पूजा पाठ काफी नहीं है। द थेम्स मॉडल, दुनिया, राइन और रिवर थेम्स जैसी नदियों को जिस वैज्ञानिक और कठोर मॉडल से साफ किया गया था वही जमीनी उपाय यहाँ लागू करने होंगे। लंदन में टेम्स नदी को साफ रखने के लिए 25 किलोमीटर लंबी और 75 मीटर गहरी थेम्स टाइडवे टनल सुपर सीवर का निर्माण किया गया है जो सालाना 40 मिलियन टन सीवेज को नदी में गिरने से रोकती है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, फैक्ट्री जितना भी पानी इस्तेमाल करे उसे अपनी ही बाउंड्री के अंदर ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट्री से नदी की तरफ जाने वाला कोई ड्रेनेज पाइप होना ही नहीं चाहिए। विकेंद्रीकृत STP और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, गंगा में गिरने वाले मल का मुख्य कारण बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STP का फेल होना है। इसके बजाय विकेंद्रीकृत, छोटे और मोहल्ला स्तर के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने चाहिए। कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में नदी में गिरने वाले नालों के मुहाने पर प्राकृतिक कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स बनाए जाने चाहिए जो बिना बिजली के हानिकारक तत्वों को सोख सके। अधिकारियों की जवाबदेही, जब तक अधिकारियों को जेल का डर नहीं होगा सीवर नदी में गिरता रहेगा। जिस भी शहर के घाट पर फेकल कॉलिफॉर्म का स्तर 2500 MPN से ऊपर मिले उस शहर के नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर और प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों पर एनवायरमेंटल क्राइम का सीधा आपराधिक मामला, क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए और जुर्माना उनकी निजी सैलरी से काटा जाना चाहिए। लोगों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। पुराणों के अनुसार गंगा के प्रवाह में केवल काले तिल जो मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का काम करते हैं और कुशा घास चढ़ाना काफी है। खूल, दूध और प्लास्टिक में बंधा प्रसाद नदी में डालने से बचे। किसी भी वयस्क व्यक्ति के मृत शरीर, बिना जले हुए शव को सीधे गंगा में प्रवाहित करने का कोई विधान शास्त्रों में नहीं है। अगर आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी सही से निभा ले तो भारत की 70-80% दिखने वाली गंदगी, विजिबल फिल्थ की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। नगर निगम कचरा पैदा नहीं करता, वह सिर्फ हमारा बिखेरा हुआ कचरा समेटता है। सरकार का काम कचरे को प्रोसेस करना, रिसाइकल या खाद बनाना है, लेकिन कचरे को डस्टबिन तक पहुंचाना 100% जनता का काम है। हमें कचरे को जमीन पर, सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक इमारतों, हाईवे, खाली जगहों या बहते नाले में फेंकना बंद करना होगा। अपनी कार या बाइक की डिक्की में एक छोटी थैली रखें। चिप्स का पैकेट या खाली बोतल सड़क पर फेंकने के बजाय उसी थैली में डालें और घर आकर डस्टबिन में फेंके। विदेश में कोई कचरा इसलिए नहीं फेंकता क्योंकि अगर कोई फेंके तो आसपास खड़े 4 लोग उसे घूरते हैं और टोकते हैं। भारत में भी ये सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर बनाना होगा। अगर कोई महंगी कार से कचरा बाहर फेंकता है या गुटखा थूकता है तो उसे सरेआम टोकना होगा। जब सरेआम बेइज्जती का डर होगा तो लोग अकेले में भी कचरा फेंकने से डरेंगे। अगर कचरा अलग होगा और डस्टबिन में जाएगा तो उसमें से बदबू नहीं आएगी। आवारा जानवर, कुत्ते, गाय, सुअर प्लास्टिक की थैलियां नहीं फाड़ेंगे और कचरा सड़क पर नहीं फैलेगा। रेलवे ट्रैक पर जमा होने वाला 80% प्लास्टिक खत्म हो जाएगा। गंगा और यमुना जैसी नदियां तथा शहरों की झीलें काफी हद तक अपने प्राकृतिक रूप में वापस आ जाएंगी और जलीय जीवों की मौत रुकेगी। अंततः गंदगी सिस्टम की नाकामी से ज्यादा हमारी आदतों का नतीजा है। आदतें बदलेंगी तो देश की तस्वीर अपने आप बदल जाएगी।